4 चैप्टर बच गए हैं। ठीक है, जिसमें से ये कम्प्लीमेंट सिस्टम तो बहुत छोटा सा है, आज शुरू होगा कल खत्म हो जाएगा। बाकी बच जाएंगे तुम लोगों के 3 चैप्टर। कोशिश करूंगी कि उसको मैं जो है 1 हफ्ता 10 दिन में समेट दूं। ठीक है, उसके बाद तुम लोग अच्छे तरीके से पढ़ के टेस्ट दे देना। अच्छा, कम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है? कम्प्लीमेंट सिस्टम आपके इम्यूनिटी का एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम है, आपके इम्यून सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम है। हमने डिस्कस किया था कि हमारा इम्यून सिस्टम बेसिकली दो आर्म्स पे डिपेंड वो डिवाइड हो रहा है। दो आर्म्स कौन कौन से थे? एक अडाप्टिव और दूसरा इनेट। कौन सा पहले होता है, कौन सा बाद में होता है? पहले इनेट होता है फिर अडॉप्टिव। ठीक है, पहले इनेट होता है फिर अडाप्टिव होता है। तो कम्प्लीमेंट सिस्टम बेसिकली हमारे पास अगर देखा जाए तो इनेट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये आपकी इनेट इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन आपकी बुक में चाहे ये लिखा हुआ हो कि ये इनेट इम्यूनिटी का है, इस इसका रोल आपके अडाप्टिव इम्यून सिस्टम में भी बहुत ज्यादा है। तो मेरे लिहाज से ये दोनों का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये सिस्टम। लेकिन ज्यादातर इसको आपकी बुक हो या कोई भी ऑथर हो, इसको इनेट इम्यूनिटी का पार्ट लिखता है। मैं दोबारा बता रही हूँ, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इम्यून सिस्टम का। अब आपके इम्यून सिस्टम में दो चीजें हैं, एक आपका इनेट आर्म और दूसरा आपका अडाप्टिव आर्म। तो ये किस वाले का इंपॉर्टेंट पार्ट है? आपकी बुक लिखती है कि ये इनेट आर्म का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, लेकिन अगर आप आगे जाके पढ़ते हो देखते हो तो आपको पता चलता है कि कंप्लीमेंट सिस्टम में एंटीबॉडीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे है मैं आगे बताती हूँ। ठीक है, अब कंप्लीमेंट सिस्टम को इवन एक्टिवेट करने में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है एंटीबॉडीज का। और एंटीबॉडीज आपके अडाप्टिव आर्म का हिस्सा है। ठीक है, तो इस लिहाज से आपके इनेट और आपके अडाप्टिव दोनों का हिस्सा है कंप्लीमेंट सिस्टम। आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आपने देखना है किस नवैयत का क्वेश्चन है। अगर तो आपके पास ऑप्शन में सिर्फ इनेट और अडाप्टिव अलग अलग आ रहे हो तो आपने फिर इनेट सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर आपके पास दोनों का ऑप्शन हो तो फिर आपने दिमाग यूज करके जो है ना उसको सिलेक्ट करना है। अच्छा, आपकी बुक क्या कहती है? कंप्लीमेंट सिस्टम जो कि प्रोटीन्स पे मुश्तमिल सिस्टम है, ये आपकी इनेट होस्ट डिफेंस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, और ये कंप्लीमेंट है क्या? ये बेसिकली प्रोटीन्स है, प्रोटीन का बना हुआ एक सिस्टम है जिसको आप कंप्लीमेंट सिस्टम कहते हो। इसमें ऑलमोस्ट कोई 20 प्रोटीन्स होती हैं। लेकिन हमने सारे के सारे प्रोटीन्स के नाम याद नहीं करने या उनको डिटेल में डिस्कस नहीं करना, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। लेकिन आपको साथ साथ पता चलता जाएगा कि ये किस तरीके से होती है। अच्छा, 20 इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होती हैं, ना सिर्फ हम में बल्कि बाकी जानवरों के सीरम में भी अगर देखा जाए तो सब में होती है। अब बाकी जानवरों से मेरा मुराद ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग जानवर हैं या हम जानवर हैं। ठीक है, बेशक हम सोशल एनिमल्स हैं। 20 प्रोटीन्स हैं जिनको आप कंप्लीमेंट प्रोटीन्स कहते हो। अब हमारी बॉडी में तो बहुत सारी प्रोटीन्स हैं, तो इनको हम कंप्लीमेंट प्रोटीन्स ही क्यों कह रहे होते हैं? कंप्लीमेंट का मतलब कोई बच्चा बता सकता है? मैडम मेरे दिमाग में तो दूसरे वाला कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। वो आई वाला होता है, ये ई वाला है। फिर मोर देन वन मजमूआ किसी चीज का। इसका मतलब होता है किसी भी चीज को कंप्लीट करना। ठीक है, जो ई वाला कॉम्प्लीमेंट होता है उसका मतलब होता है किसी भी चीज को या कंप्लीट करना या उसके काम को बढ़ाना, इनहांस करना। जो आई वाला होता है कॉम्प्लीमेंट जिसमें एल आई होता है, उसका मतलब होता है तारीफ। तो बेसिकली इन प्रोटीन्स का काम है ये दूसरे प्रोटीन्स के या आपके दूसरे जितने भी इम्यून कंपोनेंट्स है ना, उनके काम को ये पूरा करते हैं, या उनके काम को पूरा करने में उनकी मदद करती हैं, या उनके काम को ये ऑगमेंट करती हैं, इनहांस करती हैं। यहाँ मैंने लिखा भी है कि कॉम्प्लीमेंट इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बाकी आपके जितने भी इम्यून कंपोनेंट्स हैं उनके काम को ऑगमेंट करती हैं, यानी कि बढ़ाती हैं या फिर कंप्लीट करती हैं। ठीक है, इसलिए इनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। और इसलिए इस सिस्टम को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ये सिस्टम बहुत छोटा सा सिस्टम है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत। अच्छा,
अब बाकी क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं जिनके काम को ये पूरा करते हैं? आपके मैक्रोफेजेस हो सकते हैं, आपकी एंटीबॉडीज हो सकती हैं, ये उनके काम को पूरा कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपके बाकी और कंपोनेंट्स हैं, हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। लाइक आपकी इन्फ्लेमेशन है, उसमें मल्टीपल सेल्स अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, मल्टीपल प्रोटीन्स रोल प्ले कर रही होती हैं। उस इन्फ्लेमेशन में भी इन कंप्लीमेंट प्रोटीन्स का रोल है। ठीक, तो ये बहुत सारे आपके जो इम्यून कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो इन्फ्लेमेशन कराने वाले कंप्लीमेंट्स हैं, चाहे वो मैक्रोफेजेस हैं जिनका काम है किसी को इनगल्फ करना, या चाहे वो एंटीबॉडीज हैं जिनका काम है इन्फेक्शन को खत्म करना या कुछ भी करना। ठीक है, इन सब के काम को कंप्लीट कौन करता है या कंप्लीट कौन करवाता है? वो है हमारी कंप्लीमेंट प्रोटीन्स। अच्छा, अब ये कंप्लीमेंट प्रोटीन्स करती क्या क्या काम है, पहले हम ये देख लेते हैं। आपकी बुक में एज सच क्लियर बात नहीं लिखी हुई। पहले अगर आप स्टार्टिंग पेज पे देखो तो वो कहती है कि आपके 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं इनके कंप्लीमेंट के। आगे जाके उसके बायोलॉजिकल इफेक्ट्स में वो 5 इसके फंक्शन दे देती है, लेकिन फंक्शन इसके ज्यादा ही हैं। ठीक है, अच्छा, क्या क्या फंक्शन है? हमने कई दफा डिस्कस किया है कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है ऑप्सोनाइजेशन कराना। याद है तुम लोगों को? बारहा मैंने जिक्र किया। ऑप्सोनाइजेशन क्या होती है? इनगल्फ करना। इनगल्फ करना। पक्की बात है? नहीं नहीं, नहीं नहीं, वो फेगोसाइटोसिस होती है। कोई और? मतलब अट्रैक्टिव बनाना कुछ चीज को। अच्छा, आज फायजा, फायजा बेटा ऑप्शनाइजेशन क्या होती है? मैम बैक्टीरिया को कोई मजेदार बना के देना के। वेरी गुड। अच्छा, ज़ाहरा? मैडम, ऑप्सोनाइजेशन इम्यून प्रोसेस है जो कि ऑप्शंस को जो फॉरेन पैथोजेंस के साथ अटैच करता है ताकि फेगोसाइट्स आके फेगोसाइटोसिस परफॉर्म करें। गूगल वाला नहीं? मतलब मैंने ये याद किया था। अच्छा अच्छा, मैं इनगल्फ बताती। करना ऑप्सोनाइजेशन कर मतलब हम्म, बताएं बताएं। और किल कर। मैम, इंगल्फ करना और किलिंग करना पैथोजेनेसिस की। अब जरा गौर से सुनो, ये इनगल्फ करना, इसको कहते मतलब हैं मेन फेगोसाइटोसिस। बोलो। मैंने कहा मेन टारगेट तो हमारा फेगोसाइटोसिस होता है, लेकिन ऑप्शंस को मतलब अटैचमेंट होती है जिसकी वजह से वो इनहेंस करते हैं इस प्रोसेस को। यस, बिल्कुल। जैसे कि आपको फाइजा ने बताया है कि इसका काम है बैक्टीरिया को मजेदार बना के पेश करना। ठीक है, और अगर हम इसको इम्यूनो की लैंग्वेज में कहें तो हम कहेंगे कि किसी भी बैक्टीरिया की फेगोसाइटोसिस को इन्हांस करना। और वो कैसे इन्हांस करेंगे, मैं आपको बताती हूँ। आपकी बॉडी में बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया जब आया, तो जब आपके बैक्टीरिया को देखा इन्होंने, इन्होंने क्या किया, आके इसके ऊपर अटैच हो गए। अब अटैच होने का क्या मकसद था? अटैच होने का मकसद था कि जब ये इस पे आके अटैच हों, ये आके झंडा लहराएं कि यहाँ पे खतरा है। इस जब ये यहाँ पे आके झंडा लहराएंगे, तो उस लहराते हुए झंडे को देख के आपके फेगोसाइट्स भागते हुए आएंगे। यानी कि ये आपके फेगोसाइट्स की सेंसिंग को स्ट्रॉन्ग करते हैं, या फिर यूं कहो कि ये बैक्टीरिया की स्मेल को ज्यादा कर देते हैं, उसके टेस्ट को इन्हांस करते हैं, फ्लेवर को बढ़ाते हैं, ताकि फेगोसाइट्स इन तक पहुंच सके। बेसिकली ऑप्सोनाइजेशन का मतलब है फेगोसाइटोसिस को इन्हांस करवाना। ठीक है, और हर वो चीज जो कि ये काम करे वो ऑप्सोनिन कहलाती है। ठीक है, जिसमें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है C3b, या फिर आप कॉम्प्लीमेंट कह सकते हो। अब मुझे ये बताओ कि यहां तक क्लियर है कि नहीं है? अगर अब मैं पूछूं तो कोई बता सकता है ऑप्सोनाइजेशन क्या है? यस मैडम, हाँ, तो बताओ क्या है। मैं बताती हूँ।
जो ऑप्सनाइजेशन है वैसे उसको हम अगर डेफिनेशन में करें वो इन्हेंसमेंट है फेगोसाइटोसिस की। वो इस तरह से होती है कि बैक्टीरिया पर ऑप्सोनिन्स आते हैं जो कि फेगोसाइट्स को बुलाते हैं अपनी तरफ, मतलब इस तरह से उनको अट्रैक्ट करते हैं कि यहाँ पर आकर फेगोसाइटोसिस करो इस मतलब एंटीजन पर, तो इस तरह से। देखो, अब सवाल ये उठता है कि ये कैसे कराते हैं। आपके जो फेगोसाइट्स होते हैं इनके ऊपर लगे होते हैं कुछ रिसेप्टर जो कि स्पेसिफिक होते हैं, जिनका काम होता है इनको रिकॉग्नाइज करना। ठीक है, किसको रिकॉग्नाइज करना? आपकी कंप्लीमेंट प्रोटीन्स को, जिसमें हम मेजरली डिस्कस करेंगे C3b को। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट कंप्लीमेंट प्रोटीन है। ठीक है, मैं आपको ये आगे बताऊंगी कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अब इसके ऊपर लगे होते हैं बेसिकली रिसेप्टर मैक्रोफेजेस के ऊपर या फेगोसाइट्स के ऊपर। जब आपकी ये कंप्लीमेंट प्रोटीन जाके इसके ऊपर अटैच होती है तो आपके मैक्रोफेजेस सेंस करते हैं अपने इन रिसेप्टर के जरिए से, क्योंकि इनके ऊपर तो रिसेप्टर है स्पेसिफिक। वो देखेंगे कि कहाँ पे ये कंप्लीमेंट प्रोटीन मौजूद है, इसको ढूंढते हुए इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। जब इसको रिकॉग्नाइज करेंगे तो उनको पता चलेगा ये बैक्टीरिया पे लगी हुई है, वो आके इस बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड ऑप्सोनाइजेशन। ठीक, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपकी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स का, दैट इज ऑप्सोनाइजेशन। इन्होंने ऑप्सोनाइजेशन क्यों की है? ताकि बैक्टीरिया की किलिंग करवा सकें। ठीक, दूसरा काम है इसका लाइसिस ऑफ सेल। सेल को लाइस करना यानी कि सेल को तोड़ना, उसको बर्स्ट करना। कौन से सेल्स को तोड़ना? आपके बैक्टीरिया सेल। ठीक, यानी कि इन्फेक्शन कॉजिंग सेल्स। आपके नॉर्मल सेल्स को नहीं तोड़ेगी, अगर नॉर्मल सेल्स को तोड़ेगी तो मसला हो जाएगा। आपके ट्यूमर सेल्स, ट्यूमर सेल्स। उसके अलावा एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट क्या होते हैं मैं आप लोगों को बता देती हूँ थोड़ा सा, वैसे हमने इसको डिटेल में करना है। ग्राफ्ट का मतलब होता है कोई भी टिश्यू। ठीक है, एलोग्राफ्ट का मतलब होता है ऐसा टिश्यू जो कि सेम स्पीशीज से आया हो। जब हम ट्रांसप्लांट कराते हैं तो हम कोई भी ऑर्गन या टिश्यू किसी और का उठा के अपनी बॉडी में लाते हैं ना, तो उस ट्रांसप्लांट में टाइप्स होती हैं टिश्यूज की या ग्राफ्ट की, जिसको इसको हम ग्राफ्ट कह रहे होते हैं, वो टिश्यू या वो ऑर्गन जो हम अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उसकी टाइप्स होती हैं, 4 टाइप्स होती हैं, जिसमें से एलोग्राफ्ट एक इंपॉर्टेंट टाइप है और ये मोस्ट कॉमन टाइप है। मोस्ट कॉमन टाइप है तो कोई अंदाजा लगा सकता है या कोई बता सकता है कि एलो का क्या मतलब है? बताओ। अच्छा सुन, सुन लो, किसी का माइक ऑन है। अच्छा, एलोग्राफ्ट का मतलब होता है वो वाला ट्रांसप्लांट जो हम अपने रिश्तेदारों में ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, फिर हमें अगर रिश्तेदारों में नहीं मिलता तो फिर हम बाहर से ढूंढ रहे होते हैं, मतलब कि सेम स्पीशीज से। ऐसा ग्राफ्ट, ऐसा टिश्यू, ऐसा ऑर्गन जो हम सेम स्पीशीज से उठाएं, सेम स्पीशीज से उठा के हम अपने अंदर इंट्रोड्यूस कराएं। लेट्स से किसी ने लिवर ट्रांसप्लांट कराना है, लेट्स से किसी ने किडनी जो है ट्रांसप्लांट करानी है। ठीक है, कुछ भी है, कुछ भी है। अब हमें उसके लिए डोनर चाहिए। अगर वो डोनर सेम स्पीशी का होगा तो उससे आने वाला ग्राफ्ट एलोग्राफ्ट कहलाता है। और मोस्टली इसी में ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो जाती है। सुना होगा तुम लोगों ने कि किसी ने किडनी लगवाई, किडनी तो लगवा ली, 1-2 महीना बंदा बच्चा, उसके बाद उसकी ही किडनी उसको रिएक्ट कर गई, ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं हुआ। शायद तुम लोगों ने सुना हो। इसकी डिटेल बताऊंगी तब समझ आ जाएगा। एक दूसरा होता है, वो होता है ऑटोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट नेम इंडिकेट कर रहा है ऐसा ग्राफ्ट, ऐसा टिश्यू जो अपनी ही बॉडी से एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे लगाया जाए। जब मेजर ट्रॉमाज होते हैं ना, मेजर कोई इंजरी होती है, मेजर एक्सीडेंट होते हैं, तो अक्सर इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनमें एक बॉडी का पार्ट या कुछ भी है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। लेट से आपकी स्किन है, ठीक है, बहुत ज्यादा डैमेज हो गई है, तो क्या किया जाता है? आम आम अल्फाज में बताती हूँ, तुम लोगों ने शायद सुना हो कि एक जगह का गोश्त उतार के दूसरी जगह पे लगाना है। इसको आप कहते हो ऑटोग्राफ्ट। अपनी ही बॉडी से उठाया
और अपनी ही बॉडी में लगा दिया। ठीक है, इसी तरीके से आप ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हो, इसमें भी तो क्या है, आप बाहर से कोई चीज ट्रांसफ्यूज करा रहे हो ना, उसमें उसकी एग्जांपल भी आप ऑटोग्राफ्ट और एलोग्राफ्ट में ले सकते हो। कैसे लेते हैं समझाऊंगी। अब यहाँ पे हमारा जो मेजर कंसर्न है वो है इसकी लाइसिस। तो हमारी कंप्लीमेंट प्रोटीन्स हमें ही क्यों नुकसान पहुंचाएंगी, एलोग्राफ्ट को क्यों लाइस करना स्टार्ट कर देंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने बाहर से कोई किडनी लगवाई है, आपकी किडनी नहीं काम कर रही, आपने किसी से ली है, तो कंप्लीमेंट प्रोटीन्स जब उनको देखेंगी, अगर तो कोई भी थोड़ी बहुत इनकम्पेटिबिलिटी हुई, फुली कंपेटिबल ना होए, तो कंप्लीमेंट प्रोटीन उसको इसलिए लाइज करती हैं क्योंकि उनको ऐसे लग रहा होता है, डिटेल में बाद में बताऊंगी कैसे होता है, उनको लग रहा होता है कि ये फॉरेन है, खतरा हो सकता है, तो वो उसके खिलाफ रिएक्ट करती हैं। ना सिर्फ कंप्लीमेंट प्रोटीन्स, हमारे टी सेल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारी बॉडी कोशिश करती है हमें हार्म से बचाने के लिए, चाहे वो फिर हमें उस कोशिश में हार्म भी कर रही हो। तो बैक्टीरिया को तो किलिंग तुम लोगों को समझ आ रही होगी कि हाँ चलो हमें इन्फेक्शन से बचाने के लिए बैक्टीरियल सेल्स को लाइज कर रही हैं। एलोग्राफ्ट को भी इसलिए लाइज करती हैं, उनको लग रहा होता है कि वो अच्छा कर रही हैं। ठीक है, दूसरी चीज है ट्यूमर सेल। अगर बॉडी में कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है, और कंप्लीमेंट प्रोटीन्स नहीं कहती, इम्यूनिटी कह लेती हूँ, हमारे इम्यून सिस्टम को पता चलता है, तो वो क्या करता है, वो अपनी भरपूर कोशिश करता है कि हम इस ट्यूमर सेल को ग्रो ना होने दें, इसको किल कर दें। तो वहां पे भी आपकी कंप्लीमेंट प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो क्या करती हैं, एक तो हमने प्रोसेस किलिंग का पढ़ लिया, ऑप्सोनाइजेशन, कि फैगोसाइड्स को बुलाना कि यहाँ पे बैक्टीरिया है और इसको खा लो। दूसरा है डायरेक्ट किलिंग, जिसको आप लाइसिस कह रहे हो। ये लाइस कैसे करती हैं ये पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी, लेकिन इसको डायरेक्टली किल करने का एक अलग मैकेनिज्म है, उसको आप कहते हो मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स के जरिए से किल करना, MAC, मैक, मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स। ठीक है, मुझे बताओ यहाँ तक कोई बात समझ ना आई हो, वैसे तो बहुत सारी नहीं आई होंगी, वो आगे जाके आएंगी। थोड़ा बहुत समझ आया? यस मैम, थोड़ा सा। मैंने ना बच्चों इतना कुछ वो पढ़ाया नहीं है मुश्किल, सिर्फ मैंने दो फंक्शन बताए हैं। एक आपकी कंप्लीमेंट प्रोटीन का काम है ऑप्सोनाइजेशन करना, और दूसरा काम है डायरेक्ट सेल को बर्स्ट करना। कौन से सेल को बर्स्ट करना? वो सेल्स जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, लाइक बैक्टीरिया, लाइक ट्यूमर सेल्स, या फिर इन केस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन कोई एलोग्राफ्ट। यहां तक मेरी बात समझ आई है? किसी को नहीं आई? जी आप ये यस मैम, समझ आ ठीक है, गई। तीसरा काम इसका क्या है? तीसरा काम है इसका मेडिएटर्स जनरेट कराना। कौन से मेडिएटर्स जनरेट कराना? ऐसे मेडिएटर्स जनरेट कराना जो कि इन्फ्लेमेशन में कीमोटैक्टिक रोल प्ले करें। कीमोटैक्टिक रोल क्या होता है? कीमोटैक्टिक रोल वो होता है जिसमें कीमोटैक्सिस हो। कीमोटैक्सिस का मतलब है कि सेल्स को वाया केमिकल्स अट्रैक्ट करना। ठीक है, तो आपकी जो कंप्लीमेंट प्रोटीन्स हैं, ये ऐसे मेडिएटर जनरेट करती हैं जो कि न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करती हैं एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन में भी कंप्लीमेंट प्रोटीन का रोल है। क्या रोल है आप लोगों को पता है ना? जब इन्फ्लेमेशन होती है तो न्यूट्रोफिल्स आते हैं, न्यूट्रोफिल्स की रिक्रूटमेंट की जाती है, कहाँ पे? एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन या एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो उसमें आपके बहुत सारी कीमोटैक्टिक एजेंट इन्वॉल्व होते हैं। इंपॉर्टेंट कीमोटैक्टिक एजेंट आप कंप्लीमेंट प्रोटीन्स को कह सकते हो। ठीक है, आपकी कंप्लीमेंट प्रोटीन जिसमें C5a, मैं आपको बताऊंगी क्या होती है, वैसे C6 और 7 भी इन्वॉल्व होती है, लेकिन C5a बहुत पोटेंट कीमोटैक्टिक एजेंट है। इसका काम है इन्फ्लेमेशन की जगह पे न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करना। ठीक, अच्छा, चौथा काम है इसका इनहांस्ड एंटीबॉडी प्रोडक्शन करवाना।
आपको पता है कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए सेल्स को एक्टिवेट होना जरूरी है, ठीक है। कौन कौन से सेल्स को एक्टिवेट होना जरूरी है? एक आपके हेल्पर टी सेल को, दूसरा आपके बी सेल को जिसने मेजरली काम करना है, प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होना है। और आप लोगों को ये भी पता है कि टी सेल और बी सेल दोनों की एक्टिवेशन के लिए हमें सिग्नल 2 चाहिए। और हमने जब सिग्नल 2 पढ़ा था वहां पे हमने कहा था कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सिग्नल 2 प्रोवाइड करते हैं। इन केस ऑफ बी सेल भी हमने पढ़ा था और टी सेल भी पढ़ा था। उसमें एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने लिखी थी C3b के डेरिवेटिव्स, तुम लोगों को अगर याद हो तो, या फिर उस फाइल में देखना। C3b डेरिवेटिव या आप कंप्लीमेंट डेरिवेटिव्स कह सकते हो। कंप्लीमेंट सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट काम सिग्नल 2 प्रोवाइड करना भी है। उसमें भी कौन सी कंप्लीमेंट? C3b, अभी मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो C3b के डेरिवेटिव जब सिग्नल 2 देंगे तो बी सेल टी सेल की एक्टिवेशन होगी। जब सेल्स एक्टिवेट होंगे तो एंटीबॉडी की प्रोडक्शन होगी। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सिग्नल 2 दे सकती हैं, तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन इसके बगैर हो सकती है, लेकिन जब ये अपना रोल प्ले करेंगे तो इनहांस्ड एंटीबॉडी प्रोडक्शन होगी, ठीक। एक और काम है इसका, वो है एक्ट करना एज एनाफाइलाटॉक्सिन। एनाफाइलाटॉक्सिन का मतलब है, क्या मतलब है, कोई बच्चा बता सकता है? एलर्जी चलो, से रिलेटेड। हाँ हो सकता है, एलर्जी से रिलेटेड हो सकता है। एनाफाइलाटॉक्सिन बेसिकली ऐसे आपके पास मेडिएटर्स होते हैं जिनका काम होता है मास्ट सेल्स की डीग्रेन्युलेशन करना या इन्फ्लेमेशन में रोल प्ले करना, ठीक है। क्या क्या रोल प्ले करना? स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराना। इनका और काम क्या होता है? वेजल्स की परमेबिलिटी और उनको डायलेट कराना, परमेबिलिटी इंक्रीज कराना। और क्या काम हो सकता है? मैंने अभी बताया है कि डीग्रेनुलेशन मास्ट सेल्स की। ये सारे काम है एनाफाइलाटॉक्सिन्स के। और इससे होगा क्या? इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है। तो ये भी इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो इन्फ्लेमेशन में दो रोल है, एक रोल है एज एनाफाइलाटॉक्सिन एक्ट करना और दूसरा रोल है कीमोटैक्टिक एजेंट के तौर पे एक्ट करना, ठीक है। जब ये कीमोटैक्टिक एजेंट के तौर पे एक्ट करेंगी तो न्यूट्रोफिल्स रिक्रूट करेंगी, और जब एनाफाइलाटॉक्सिन के तौर पे एक्ट करेंगी तो बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी इवेंट्स में हेल्प आउट करेंगी। फिर से बता रही हूँ, इसका काम है ऑप्सोनाइजेशन, डायरेक्ट किलिंग ऑफ सेल्स। कौन से सेल्स जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं? एनाफाइलाटॉक्सिन के तौर पे एक्ट करना, कीमोटैक्टिक एजेंट के तौर पे एक्ट करना और एंटीबॉडी की इनहांस प्रोडक्शन करवाना। ये सारे कंप्लीमेंट प्रोटीन्स के काम है। मैं तुम लोगों को पहले कंप्लीमेंट प्रोटीन्स बता देती हूँ। हमारे पास बहुत सारी कंप्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो हमारे पास मेजर मेजर इंपॉर्टेंट है दैट इज C1। C1 में फिर आपके पास तीन इसके पार्ट्स आ जाते हैं, C1Q, C1R और C1S। अभी के लिए तुम लोग अगर इसको ना कंफ्यूज करो तो जस्ट इसको C1 कर लो, ठीक है। एक हमारे पास होती है C1, दूसरी होती है C2, C3, C4। अब ये C का मतलब है कॉम्प्लीमेंट, 2, 3, 4, C5, 6, 7, 8, 9। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, C1 से लेकर C9 तक, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ कुछ और हमारे पास प्रोटीन्स भी होती हैं जो कि आपके मेजर प्रोटीन्स तो नहीं होती, मेजर कंप्लीमेंट प्रोटीन्स नहीं होती, लेकिन उनकी एक्टिवेशन के लिए या उनके पूरे मेटाबॉलिज्म में इनका रोल होता है, जिनमें आपके पास फैक्टर बी, फैक्टर डी और बाकी सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन जो आपके लिए मेजर इंपॉर्टेंट है वो है C1 से लेके C9, C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फिर आगे ये सारी की सारी प्रोटीन्स आगे जाके मजीद कन्वर्ट होती हैं, स्प्लिट होती हैं अपने और एक्टिवेटेड या डेरिवेटिव फॉर्म्स में, ठीक है। ये सारी कहलाती हैं कंप्लीमेंट प्रोटीन्स। अभी नहीं समझ आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसको थोड़ा सा टाइम दोगे, आपको मैं पाथवेज पढ़ाऊंगी, समझ आना स्टार्ट हो जाएगा।
ये जितनी भी कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं, अब प्रोटीन्स बेसिकली कहाँ सिंथेसाइज होती हैं, कोई बता सकता है? लीवर। बाकी प्रोटीन्स की तरह ये वाली प्रोटीन्स भी लिवर में सिंथेसाइज हो रही होती है मेनली। ठीक है, आपकी बुक में सिर्फ लिवर लिखा है, लेकिन कंप्लीमेंट प्रोटीन्स लिवर के साथ साथ मैक्रोफेजेस में भी बन रही होती हैं। सारी नहीं, कुछ मेजर इनकी जितनी भी है प्रोडक्शन वो लिवर में है। कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो मैक्रोफेजेस से भी प्रोड्यूस हो रही होती हैं। अच्छा, अब ये सारी की सारी प्रोटीन्स हमारे पास, एक सेकेंड, हाँ, ये जो कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स है ये मोस्टली हम प्रो इंजाइम्स होती है। प्रो इंजाइम्स या जिसको आप जाइमोजेंस कह रहे होते हो, इनका मतलब होता है इनएक्टिव इंजाइम्स या इनएक्टिव प्रोटीन्स। तुम लोगों ने सुना होगा, कोई इसकी एग्जांपल दे सकते हो, पहले पढ़ी हो? प्रो इंजाइम्स। प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, तुम लोग सारी नॉलेज कबर्ड में बंद करके आते हो। डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं पढ़ी? कोगुलेशन, पेप्सिनोजेन में। यस, कोगुलेशन प्रोटीन्स में भी पढ़ी होंगी। ऐसी प्रोटीन्स जो कि बहुत पोटेंट होती हैं अगर वो एक्टिव फॉर्म में हो, और वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती हैं। ठीक है, हमारे नॉर्मल सेल्स के लिए हार्मफुल हो सकती हैं, तो अल्लाह ताला ने उनको इनएक्टिव फॉर्म में हमारे अंदर प्रोड्यूस करवाया है। इनएक्टिव फॉर्म में क्यों प्रोड्यूस करवाया है? ताकि वो तब तक इनएक्टिव रहें जब तक उनकी जरूरत नहीं है। अगर वो एक्टिव होंगी तो हमारे सेल को डैमेज करेंगी। ऐसी प्रोटीन सिर्फ तब एक्टिव होती हैं जब उनकी जरूरत होती है, ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है। ठीक है, और फिर अपना काम परफॉर्म करने के बाद वो फिर इनएक्टिव हो जाती हैं। ऐसी प्रोटीन्स को आप प्रो एंजाइम्स कहते हो। इसकी बहुत सारी एग्जांपल हैं जिसको में आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ी होंगी प्रोटीन्स, और आपकी कोगुलेशन प्रोटीन्स में भी हैं। ठीक है, हर वो जिसके एंड पे फिब्रिनोजेन जिन भी लगा है। प्रोएंजाइम ही बना। जी बेटा। फिब्रिनोजेन भी प्रोएंजाइम है ना। यस, जिसके आखिर में जीईएन जन लगा है वो प्रो एंजाइम है। इनएक्टिव प्रोटीन्स है, इनएक्टिव एंजाइम्स है। तो आपकी मोस्टली कंप्लीमेंट प्रोटीन्स भी इनएक्टिव है। मैं मोस्टली क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जब ये एक्टिव होती हैं तो ये अपने से आगे मजीद न्यू प्रोटीन्स बनाना स्टार्ट करती हैं, लेकिन वो एक्टिवेशन के बाद ही पॉसिबल होता है। तो अगर मैं यूं कहूँ कि नेचुरली जो आपकी बॉडी में अवेलेबल हैं वो सारी इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं। ठीक है, इनको एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास दो तरीके के मैकेनिज्म है। एक मैकेनिज्म है इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, इम्यूनोलॉजिकल वे है। दूसरा नॉन इम्यूनोलॉजिकल वे है। ये कब एक्टिव होंगी? जब इनकी जरूरत होगी। और इनकी जरूरत कब होगी? जब कोई इन्फेक्शन होगा, कोई माइक्रोब एंटर होगा, जब इन्फ्लेमेशन करानी होगी, जब ऑप्सोनाइजेशन की जरूरत होगी, या जब किसी भी सेल की लाइसिस की जरूरत होगी, तब तब हम क्या करेंगे? इनको एक्टिव कराएंगे। ठीक है, तो इनको एक्टिव कराने के लिए किसी भी माइक्रोब या इन्फेक्शन का होना लाजमी है। और जब भी कोई माइक्रोब आता है तो वो अपने साथ क्या लाता है? एंटीजन लाता है। उस एंटीजन को जब भी एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल रिकॉग्नाइज करेगा और इसके साथ अटैच होगा, इस एंटीजन एंटीबॉडी अट्रैक्शन के नतीजे में कंप्लीमेंट प्रोटीन एक्टिव हो जाएंगी। जब भी एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होगी, कंप्लीमेंट प्रोटीन्स एक्टिव हो जाएंगी। आई एम अगेन सेइंग, जब भी एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होगी, कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरा है कि एंटीबॉडीज तो आपको पता है कि लेटर फेज में जाके बनती हैं हमारे अडेप्टिव आर्म से। तो जब पहले इन्फेक्शन हुआ या कोई भी माइक्रोब एंटर हुआ, सबसे पहले काम किसका है? इनेट आर्म का। ठीक है, इनेट आर्म का काम है, और हमने ये भी कह दिया कि कंप्लीमेंट मेजरली इनेट का पार्ट है। तो कोई और मेथड भी होना चाहिए जिसमें एंटीबॉडी की इन्वॉल्वमेंट ना हो। जब तक एंटीबॉडी नहीं बनेगी, क्या तब तक कंप्लीमेंट काम नहीं करेंगे? क्या तब तक कंप्लीमेंट की एक्टिवेशन नहीं होगी? बिल्कुल ऐसा नहीं है। कंप्लीमेंट सिस्टम फौरन ही हमने एक्टिवेट कराना है ताकि माइक्रोब की किलिंग हो सके। ठीक है, तो इसका एक और वे है जिसको आप नॉन इम्यूनोलॉजिकल वे कहते हो।
उसमें नॉन इम्यूनोलॉजिकल मॉलिक्यूल, अब इम्यूनोलॉजिकल मॉलिक्यूल में तो एंटीबॉडी और एंटीजन आ जाते हैं, इम्यूनिटी से रिलेटेड मेजर। नॉन इम्यूनोलॉजिकल में आपके टॉक्सिन्स आ जाते हैं, या आपके जो बैक्टीरिया हैं उसके पैम्स आ जाएंगे, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। ठीक है, उनको रिकॉग्नाइज करके उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है ना, वो आपकी टॉक्सिन्स की आती है। आपका जो एंडोटॉक्सिन है, इसकी वजह से भी आपके कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन हो जाती है। दोबारा बता रही हूँ, अब आसान करके बता रही हूँ। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम दो तरीके से एक्टिव होता है। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स या तो एंटीजन और एंटीबॉडी की इंट्रैक्शन से होगी, जब भी एंटीबॉडी एंटीजन के साथ रिएक्ट करेगी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। दूसरा, एंडोटॉक्सिन, जब भी एंडोटॉक्सिन आपकी बॉडी में एंटर होगा, ये भी एक्टिवेट कराएगा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को। यहां तक मेरी बात समझ आई या गई? आ आ गई। गई। ठीक है, अब ये तो हमने कह दिया कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिव हो रहा है। कैसे एक्टिव हो रहा है ये हमने नहीं देखा, इसको आज वैसे देखना भी नहीं है, इसको कल देखना है, लेकिन इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तीन मेथड्स हैं, तीन पाथवेज हैं जिसके जरिए से आपकी ये सारी जो प्रोटीन्स हैं ये एक्टिव हो सकती हैं। ये ऐसे एक्टिव नहीं हो जाती कि हाँ कोई स्विच बटन है, ऑन किया तो एक्टिव हो गई, ऑफ किया तो इनएक्टिव हो गई। इनको एक्टिव करने के लिए आपको सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन चाहिए होते हैं, सॉरी इंजाइमेटिक रिएक्शन चाहिए होते हैं। ठीक है, अब वो जो सारे ये रिएक्शन है वो कैसे प्रोसीड करते हैं, तीन तरीके से प्रोसीड करते हैं। एक आपका जो मेथड है उसको आप कहते हो क्लासिकल पाथवे। अब ये क्लासिकल पाथवे बेसिकली वो पाथवे है जिसमें एंटीबॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। अभी बताया है ना कि जब भी एंटीबॉडी एंटीजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एक्टिव हो जाती हैं। उस पाथवे को जिसमें एंटीबॉडी की जरूरत हो उसको आप कहते हो क्लासिकल पाथवे। अब आपको पता है कि एंटीबॉडी तो अडाप्टिव आर्म में आएगी। अच्छा, तो अडाप्टिव आर्म में एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन टाइम लेती है। कितने दिन लगते हैं एंटीबॉडी को बनने में फर्स्ट रिकॉग्निशन पे? ये नहीं मैम करना था आइडिया दिया है। बच्चों, ये नहीं करना था, बड़ा अफसोस होता है। 7 से 10 दिन 7 से लगते हैं। 10 दिन। यस, 7 से 10 दिन लगते हैं। तो 7 से 10 दिन तक तो अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा ना। तो अब हम इतना तो वेट नहीं कर सकते कि अब अडाप्टिव आर्म एक्टिवेट हो, एंटीबॉडीज बनाए, तब जाके कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिव हो। तो तब तक गुजारा करने के लिए हमारे पास दो और पाथवेज हैं, जिसको आप कहते हो लेक्टिन पाथवे और अल्टरनेटिव पाथवे। अब लेक्टिन पाथवे और अल्टरनेटिव पाथवे ये तब ही एक्टिव हो जाएंगे जब आपका माइक्रोब पहचाना जाएगा। ठीक है, यानी कि आपकी इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है ये दोनों पाथवे, लेक्टिन भी और अल्टरनेटिव भी। और ये दोनों पाथवे आपकी इनेट इम्यूनिटी में हेल्प आउट करेंगे। इन दोनों पाथवे के जरिए से कंप्लीमेंट प्रोटीन एक्टिव होंगी, और जब एक्टिव होंगी तो वो ऑप्सोनाइजेशन करवाएंगी ताकि फेगोसाइटोसिस इनहांस हो, और बाकी जितने भी काम हैं जो वो कर सकते हैं इनेट के लिए वो करेंगे। अब आपको पता है इनेट में ज्यादा कोई लंबा चौड़ा काम तो नहीं होता ना, बस यही होता है कि फेगोसाइटोस कर लिया वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा, या इन्फ्लेमेशन कर ली। अब तब तक ये थोड़ा बहुत अपना काम चलाएंगे, लेकिन लेक्टिन और अल्टरनेटिव पाथवे में एक मसला ये है, लिमिटेशन ये है कि ये बेशक जल्दी तो हो जाते हैं, लेकिन इनका इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है। मतलब कि इतना ज्यादा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को एक्टिव नहीं करा सकते। ये तब तक काम चलाएंगे जब तक एंटीबॉडी नहीं बन जाती। जैसे ही एंटीबॉडी बनेगी, एंटीबॉडी और एंटीजन का रिएक्शन होगा, क्लासिकल पाथवे एक्टिव हो जाएगा। क्लासिकल पाथवे फिर बेसिकली वो पाथवे है जो हमें ज्यादा इनहांस्ड इफेक्ट दे रहा होता है। लेट जरूर आता है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, बड़ा अच्छा काम करता है। ठीक है, इफेक्टिव वे में काम करता है। अच्छा, इन तीनों पाथवे ने
चाहे अलग अलग तरीके से काम करना है, लेकिन तीनों का काम पता क्या है? तीनों का काम है C3B मॉलिक्यूल बनाना। अभी मैंने आपको बताया था ना कि हमारे पास बहुत सारी प्रोटीन्स हैं, कंप्लीमेंट प्रोटीन्स हैं, C1 से लेके C9 तक। तो हमने वहां पे ये भी डिस्कस किया कि ये सारी इनएक्टिव फॉर्म में होती है मोस्टली। तो जब भी ये प्रोटीन्स एक्टिव होती है ना, लाइक आपके पास